बता दूं कि ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज गैसेस में पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। और इसमें जो रेस्पिरेशन पार्ट होता है, रेस्पिरेशन ब्रीथिंग दो पार्ट होते हैं। रेस्पिरेशन जिसके अंदर रेस्पिरेशन के अंदर 5 प्रोसेस होती है, 1 2 3 4 5। उसमें ब्रीथिंग वेंटिलेशन होता है, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस बिटवीन एल्वुलाई मेम्ब्रेन में होता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस ब्लड, है ना, डिफ्यूजन ऑफ ब्लड एंड टिश्यू, और सेलुलर रेस्पिरेशन। देखो ये जैसे मैं बता रहा हूँ, जैसे कि इसमें रेस्पिरेशन क्या होता है, जैसे बाहर की कोई एयर है वो नोज पे आई, नोज से फिर वो लंग्स के अंदर गई, लंग्स में एल्वुलाई है, एल्वुलाई है ना, एल्वुलाई में डिफ्यूजन होगा इनका, डिफ्यूजन के बाद एल्वुलाई के बाद में जो सीधा वो ट्रांसपोर्ट होगा ब्लड के अंदर, इसके ब्लड के अंदर ट्रांसपोर्ट होता है। ब्लड के अंदर जैसे ट्रांसपोर्ट होता है वो फिर ब्लड और टिश्यू के बीच में डिफ्यूजन करने लगता है। उसके बाद में फिर जो भी O2 बनती है, O2 है ना, O2 जो बनती है O2 बनती है। O2 बनने के बाद ग्लूकोज के साथ बन के ATP और CO2 बनाती है, ATP अपने काम आ जाती है, CO2 बाहर निकल जाती है वापस। इसे कहते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन, ठीक है। और रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के अंदर जो भी होता है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के अंदर जो भी आते हैं वो होते हैं डिपेंड अपॉन हैबिटेट एंड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। दो चीज पर डिपेंड करते हैं, हैबिटेट और लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे। और लोअर इनवर्टिब्रेट जो होते हैं, जो कि पॉरीफेरा से एस्केलेंथस तक आते हैं, वो एंटायर बॉडी सरफेस पर होते हैं। और अर्थवर्म जो होता है, जो कि मोस्ट क्यूटिकल होता है, उसकी जो सरफेस होती है बहुत क्यूटिकल होती है। उसमें स्किन के अंदर पोर होते हैं, पोर से वो O2 डिफ्यूजन होता है, CO2 बाहर निकलता है। और इंसेक्ट जो होता है उसके अंदर नेटवर्क ऑफ टिब्यूल्स होता है, उसे ट्रैकियल टिब्यूल कहते हैं। और ये नीटू का सबसे फेवरेट क्वेश्चन माना जाता है। और एक्वेटिक आर्थ्रोपोड और मोलस्का जो होता है, एक्वेटिक आर्थ्रोपोड और मोलस्का जो होता है गिल्स से होता है, गिल्स जो कि ब्रैंकियल रेस्पिरेशन होता है। वर्टिब्रेट जो कि फिशेस होते हैं और अदर होते हैं। वर्टिब्रेट में जो फिशेस होते हैं वो जो गिल्स होता है उसको ब्रैंकियल रेस्पिरेशन कहते हैं। और जो कि अदर होते हैं एम्फीबियन, और उसको अपन ट्रीट में लेते हैं कि राम। और गिल्स के अंदर जो ब्रैंकियल रेस्पिरेशन होता है और लंग्स के अंदर पल्मोनरी रेस्पिरेशन होता है। और फ्रॉग जो होता है वो लंग्स और मॉइस्ट क्यूटिकल स्किन से होता है, लंग्स के अंदर जो पल्मोनरी रेस्पिरेशन कहते हैं, मॉइस्ट स्किन होते हैं जो क्यूटिनस रेस्पिरेशन कहते हैं। सो अपन को बता दें कि थोरेसिक चैम्बर जो होता है वो वर्टिब्रल कॉलम में होता है। थोरेसिक चैम्बर के अंदर 4 चीज होती है। वर्टिकल कॉलम जो पीछे की साइड होता है डोर्सली कहते हैं, स्टर्नम वेंट्रली होता है, सामने होता है। और रिब्स जो साइड में होता है, डायफ्राम जो लोअर साइड होता है, जो कि नीचे की साइड होता है, जो कि डोम साइड होता है, डोम शेप कहते हैं उसे। और अब अभी ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में बताते हैं अपन को पूरा। यहाँ पर फेस होता है, फेस के बाद में ओएसोफेगस चालू होता है, ओएसोफेगस के साथ साथ एक ट्रेकिया चालू हो जाती है। ट्रेकिया में जो कि ऊपर वाला पार्ट होता है वो एपिग्लोटिस होता है। एपिग्लोटिस जो होता है कार्टिलेजन फ्लैप और कवरिंग द ग्लोटिस होता है। और लैरिंग्स जो होता है वो कि लैरिंग्स जो होता है जो कि साउंड बॉक्स होता है। और ट्रेकिया जो कि ट्रेकिया होते हैं एक्सटेंडिंग अप टू मिड थोरेसिक कैविटी। ट्रेकिया जो होता है एक्सटेंडिंग अप टू मिड थोरेसिक कैविटी में एक्सटेंड होता है। और ट्रेकिया जो कि डिवाइड इनटू प्राइमरी ब्रोंकाई एट T5 थोरेसिक वर्टिब्रेट लेवल, है ना। T5 होता है ना, उस पर ये चेंज हो जाता है। उसके बाद में कार्डियक नॉट जो कि अपने हार्ट के साइड में होता है, ये प्रेजेंट इन लेफ्ट लंग होता है। और उसके जो लंग्स है ना 2 पार्ट होते हैं, राइट और लेफ्ट के अंदर ही अपन को समझाया गया है कि प्लूरल मेम्ब्रेन, आउटर प्लूरा और नीनर प्लूरा। आउटर प्लूरा मतलब कि कांटेक्ट विद थोरेसिक लाइनिंग, जो कि जो प्लूरल मेम्ब्रेन होता है ना, ये वाला प्लूरल मेम्ब्रेन, ये बाहर से तो थोरेसिक से कनेक्ट होता है। और अंदर से लंग्स की सरफेस जो कि लंग्स की सरफेस होती है, यहाँ पे एल्वुलाई होते हैं, यहाँ से ये कनेक्ट होता है। सो अपन बता सकते हैं कि इसके अंदर जो प्लूरल फ्लूइड भरा होता है उसे रिड्यूस फ्रिक्शन ऑन लंग सरफेस। रिड्यूस फ्रिक्शन मतलब कि जब भी कोई जर्किंग आती है, कोई भी चीज हलचल होती है, तो ये फ्लूइड जो होता है जो कि रिड्यूस प्रेशर, इस फ्रिक्शन को रिड्यूस कर देता है। सो अपन बता सकते हैं कि जोन्स जो होते हैं, अब जोन्स के बारे में बात करते हैं। जोन्स जो होते हैं अपनी बॉडी के अंदर जोन्स होते हैं जो कि यहाँ से ट्रेकिया से चालू होते हैं। ट्रेकिया से चालू होने के बाद में ये पूरा ब्रोंकियल तक फैलता है, ये टर्मिनल ब्रोंकियल तक। इसमें अपने रेस्पिरेटरी के अंदर 2 जोन्स होते हैं, कंडक्टिंग जोन और रेस्पिरेटरी जोन। कंडक्टिंग जोन जो कि बाहर से अंदर तक लेके आना एयर को और ट्रांसपोर्ट करना और उसको क्लियर करना, ह्यूमिडिफाई करना और मेंटेन एयर टेम्परेचर टू बॉडी टेम्परेचर। जैसे कि एयर को ठंडी जगह पे है तो ठंडी जगह पे जब एयर अंदर आएगी तो बॉडी के अंदर ये जो जोन होता है ना उसको इतना टेम्परेट कर देता है कि वो अपनी बॉडी के फेवर में आ जाए। और अपनी बॉडी के फेवर में जैसे ही कोई चीज आ जाती है तो अपनी बॉडी अडॉप्ट करने लगती है उस चीज को। जैसे कि आपको बता दें कि ट्रेकिया, प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्सरी ब्रोंकाई, इनिशियल ब्रोंक्यूल्स, ये ध्यान रखना, इनिशियल ब्रोंक्यूल्स और टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, है ना, ये कंडक्टिंग जोन में आता है। और रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स के अंदर रेस्पिरेटरी जोन में रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स और एल्वुलाई डक्ट, ये 2 चीज होती है। एल्वुलर सेक जो कि क्लस्टर ऑफ एल्वुलाई कहते हैं, एल्वुलाई कहते हैं। उसके बाद में ये एल्वुलाई जो होती है ना, ये एल्वुलाई की सरफेस जिसकी थोड़ी ऐसी होती है, इससे ऐसी लेसेंट होते हैं इसके अंदर लेसेंट। इसका मैं यूज बताऊंगा बाद में।
ट्रेकिया टू इनिशियल ब्रोंकियल्स कंडक्टिव जोन में आता है। सी शेप्ड कार्टिलेज हाइलन कार्टिलेज होती है इसके अंदर, ये सी शेप्ड की बनी होती है, पूरी कवर नहीं होती, सी शेप्ड की हाइलन कार्टिलेज होती है। सो आगे अभी बताएं अपन की कैसे और क्या क्या होता है। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि अब मैकेनिज्म पे आ जाते हैं। मैकेनिज्म क्या होता है, ब्रीथिंग के मैकेनिज्म में क्या होता है, ब्रीथिंग के मैकेनिज्म में क्या होता है वो बताता हूँ मैं आपको कि जैसे कि ब्रीथिंग ऑफ मैकेनिज्म क्या होता है। मैकेनिज्म में क्या होता है, अल्टरनेट कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन बाय मेनली टू मसल्स। दो मसल से कंट्रैक्शन होता है और रिलैक्सेशन होता है। इसमें डायफ्राम और इंटरकोस्टल मसल दो आती है। डायफ्राम मतलब कि चेंज इन थोरेसिक वॉल्यूम इन एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सेस। जो डायफ्राम होता है ना बॉडी का, जो डायफ्राम होता है, ये जो डायफ्राम होता है इसमें एंटीरियर और पोस्टीरियर में चेंज आता है, बॉडी के एंटीरियर और पोस्टीरियर में चेंज आता है। और इंटरकोस्टल मसल जो होती है ना, चेंज थोरेसिक वॉल्यूम इन डोर्सल वेंट्रल एक्सेस। थोरेसिक वॉल्यूम जो कि डोर्सल वेंट्रल एक्सेस में ऐसे चेंजेस आते हैं, मतलब कि कोई ये बॉडी है, कोई लंग्स है, उसके बाद में एंटीरियर पोस्टीरियर पे तो ये जो डायफ्राम काम करता है और उसके बाद में डोर्सल वेंट्रल एक्सिस पर ये जो इंटरकोस्टल मसल होती है वो काम करती है। सो आपको बता दें कि इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन दो प्रोसेस होती है। इंस्पायरेशन के अंदर आपको बता दूं कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम और ईआईसीएम एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल दो का काम आता है, ठीक है। और ये थोरेसिक वॉल्यूम, इसके अंदर इंस्पायरेशन में क्या होता है, इंस्पायरेशन थोरेसिक वॉल्यूम बढ़ जाता है, पल्मोनरी वॉल्यूम बढ़ जाता है और इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर जो कि कम हो जाता है, प्रेशर कम हो जाता है, ठीक है। एयर एंटर इनटू लंग्स रेस्पिरेशन कहते हैं। अब एयर कैसे बाहर अंदर मतलब बाहर अंदर कैसे आती है, अपन को कैसे पता चलेगा। जैसे कि देखो ये लंग्स है अपना और ये बाहर का एनवायरनमेंट है। यदि बाहर का एनवायरनमेंट का प्रेशर लंग्स से ज्यादा हो गया तो बाहर की चीज अंदर आएगी। आपने पढ़ा ही होगा कि कोई भी प्रेशर होता है जो कि हाई से लो की तरफ मूव करने लगता है, तो ये हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ये लंग्स है, तो अंदर बाहर से अंदर की साइड आना तय है, ठीक है। उसके बाद में एयर एंटरिंग लंग्स होता है, इसमें लंग्स के अंदर एयर आती है। जैसी एयर आती है तो स्टर्नम बाहर निकलने लगता है, ऊपर की साइड होने लगता है। अपने आप कभी फील क्या होगा कि अपने चेस्ट पर हाथ रखकर देखिए और फील कीजिए कि जैसे ही अपन जब इंस्पायर करते हैं तो इंस्पायर करते ही अपना स्टर्नम और पूरा थोरेसिक चैम्बर अप होने लगता है। अपिंग का मतलब क्या होता है कि स्टर्नम और जो रिब्स है वो रेज होने लगती है और वॉल्यूम जो है बड़ा होने लगता है। और डायफ्राम में कांटेक्ट मतलब कुछ सिकुड़ता नहीं है। डायफ्राम कांटेक्ट मतलब कि यहाँ पर अपनी साइंस की लैंग्वेज में बोलते हैं कि वो फ्लैट हो जाता है। जैसे कि अपना नॉर्मली डायफ्राम ऐसे रहता है डोम शेप्ड, बट जैसे ही एयर आती है तो वो फ्लैट हो जाता है, ठीक है। अब इसको पूरे को रिब केज कहते हैं, ठीक है। अब ये जो होता है इंस्पायरेशन आपने देख लिया। अब एक्सपायरेशन के बारे में बात करते हैं थोड़ी सी कि एक्सपायरेशन में क्या होता है। एक्सपायरेशन में कुछ नहीं होता, रिलैक्सेशन ऑफ डायफ्राम और ईआईसीएम रिलैक्सेशन हो जाता है और थोरेसिक वॉल्यूम का जो एयर होता है वो बाहर निकल जाता है। पल्मोनरी वॉल्यूम भी कम हो जाता है लेकिन इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर बढ़ जाता है। तो अपन बोल सकते हैं कि एयर एक्सपेल्ड फ्रॉम द लंग्स एक्सपायरेशन, मतलब लंग्स से एयर बाहर जा रही है तो वो एक्सपायरेशन कहलाया जाएगा, ठीक है। उसके बाद में रिब्स एंड स्टर्नम जो होता है वो रिटर्न इनटू ओरिजिनल पोजीशन पे कह देते हैं। वॉल्यूम ऑफ थोरेक्स डिक्रीज हो जाता है और डायफ्राम रिलैक्स्ड एंड आर्केड अपवर्ड। मतलब कि आपने देखा होगा कि एनसीईआरटी में दो डायग्राम बने हुए हैं, एक इंस्पायरेशन का और एक एक्सपायरेशन का। सो अपन बोल सकते हैं कि वी हैव एबिलिटी टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन विद द हेल्प ऑफ एब्डोमिनल मसल्स। एब्डोमिनल मसल्स की हेल्प करेंगे ना तो ही अपन इंस्पायर मतलब ज्यादा इंस्पायर कर पाएंगे और ज्यादा एक्सपर्ट करना पाएंगे। और ध्यान रखना कि आपको बता दूं इंस्पायरेशन में ये दो मसल्स हेल्प करती है लेकिन नॉर्मल एक्सपायरेशन में कोई भी मसल हेल्प नहीं करती। जब अपन से बोले कि फोर्सफुली एक्सपायरेशन में क्या हेल्प करता है तो बोल देना इंटरनल इंटरकोस्टल मसल। ये ध्यान रखना, आप ध्यान रखेंगे। और जैसे कि अभी बता दूं कि एनसीईआरटी के तुरंत बाद में इसमें ये बताया गया है कि रेस्पिरेटरी वॉल्यूम जो होता है, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम कैपेसिटी कह देते हैं और वो क्या कहते हैं, मेजर्ड बाय स्पायरोमीटर, मेजर्ड होते हैं स्पायरोमीटर से, यूज्ड इन क्लिनिकल डायग्नोसिस, जो कि क्लिनिकल डायग्नोसिस में काम आ जाती है। और इंस्पायरेशन में जैसे कि अपन बोलते हैं कि टिड्डल वॉल्यूम्स के अंदर चार चीजें, चार कैसे है, चार देखो, टिड्डल वॉल्यूम जो कि 500 ml होता है, इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन बाय नॉर्मल रेस्पिरेशन, और इंस्पायरेशन रिजर्व वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम IRV कहते हैं। इसमें 2500 से 3000 ml होता है। एडिशनल एयर इंस्पायर बाय फोर्सफुल इंस्पायरेशन। ध्यान रखना वॉल्यूम में कोई भी चीज है फोर्सफुल आएगा।
ठीक है। एक्सपायरेशन ERV मतलब एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो होता है, जो कि 1000 से 1100 ml होता है, वो एडिशनल एयर एक्सपायर बाय फोर्सफुल एक्सपायरेशन, एडिशनल एयर एक्सपायर बाय फोर्सफुल एक्सपायरेशन होता है। रेजिडुअल वॉल्यूम जो कि RV होता है वो 1100 से 1200 ml होता है। एयर दैट रिमेन इन लंग्स आफ्टर फोर्सफुल एक्सपायरेशन, जो कि लंग्स के अंदर हमेशा पड़ी रहती है। जब बच्चा पैदा होता है तो जब पहली बार जो एयर अंदर आती है लंग्स के, उसके बाद में जो हमेशा रहती है जब तक वो इंसान मरता नहीं है, तब तक रेजिडुअल वॉल्यूम उसकी बॉडी के अंदर होता है। हाँ, वो बात अलग ही, किसी एक्सीडेंट के केस में हो गया तो वो अलग चीज है, बाकी रेजिडुअल वॉल्यूम हमेशा बॉडी के अंदर रहता है, लंग्स के अंदर रहता है। और ये स्पैरोमीटर से नापा नहीं जा सकता, स्पैरोमीटर से नापा नहीं जा सकता। और इंस्पायरेशन कैपेसिटी, अब कैपेसिटी भी 4 है, इंस्पायरेटरी और एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, वाइटल कैपेसिटी, FRC फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम और टोटल लंग्स कैपेसिटी। ठीक है, अब अपन बता दें कि इंस्पायरेटरी कैपेसिटी में क्या होता है, टिडल वॉल्यूम और IRB जो होता है दोनों को ऐड कर देते हैं। टिडल वॉल्यूम 500 होता है, IRB 2500 से 3000 होता है, तो 3000 और 3500 के बीच में आ जाती है ये। एक्सपायरेटरी कैपेसिटी क्या होता है, टिडल वॉल्यूम होता है और एक्सपायरेटरी वॉल्यूम होता है 1500 से 1600 ml के बीच में हो जाता है। ठीक है, अब क्योंकि ये देखो ये 500 होता है और ERB होता है जो 1000 से 1100 होता है, तो 15 से 1600 हो गया ना। ठीक है, वाइटल कैपेसिटी क्या होता है, वाइटल कैपेसिटी क्या होता है, टिडल वॉल्यूम, IRB, ERB, ये चारों को तीनों को मिला दो, बस रेजिडुअल वॉल्यूम छोड़ दो, बाकी रेजिडुअल वॉल्यूम छोड़ दो तो वाइटल कैपेसिटी आ जाता है। क्योंकि वाइटल कैपेसिटी में क्या है, मैक्सिमम एयर ब्रीथ आफ्टर फोर्सफुल इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन, मतलब फोर्सफुल के बाद में भी कोई और जोर लगाए, कोई और एयर अंदर आ जाए, बस। ठीक है, FRC क्या होता है, FRC में कुछ नहीं होता, एक्सपायरेटरी रेजिडुअल वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रेस्पिरेटरी वॉल्यूम, रेजिडुअल वॉल्यूम 2100 से 2300 के बीच में होता है, जो कि ml होता है। एयर रिमेन्स इन लंग्स आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन। देखो दो चीज है, फोर्सफुल एक्सपायरेशन के बाद में जो लंग्स के अंदर बचता है वो होता है रेजिडुअल वॉल्यूम, और नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद में जो बचता है उसे कहते हैं FRC, जो कि एक्सपायरेटरी रेजिडुअल वॉल्यूम और रेजिडुअल वॉल्यूम के बीच में होता है। टोटल लंग्स कैपेसिटी कितनी होती है, टोटल लंग्स कैपेसिटी 5100 से 5800 ml के होती है। और अपन बोलते हैं कि टिडल वॉल्यूम, टोटल लंग्स कैपेसिटी में सब चीज आती है, टोटल टिडल वॉल्यूम, IRB, ERB, RB। ठीक है, अब देखते हैं कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में NCERT में 2 लाइन लिखी हुई है। ए हेल्थी ह्यूमन ब्रीथ्स 12 से 16 टाइम पर मिनट, और वॉल्यूम ऑफ द हेल्थी ह्यूमन इंस्पायरेशन कैपेसिटी पर यूनिट ड्यूरिंग नॉर्मल रेस्पिरेशन क्या होती है, पर यूनिट मतलब पर मिनट। ठीक है, पर मिनट मतलब कि 6000 से 8000 ml पर मिनटली कोई पल्मोनरी वेंटिलेशन कर सकता है। ठीक है, अब आपको देखें, जैसे कि आगे बताते हैं आप, जैसे कि आपको बताएगा वो एक्सचेंज और गैसेस के, मतलब गैसेस के बीच में, एल्वुलाई के बीच में और गैसेस के बीच में एक्सचेंज कैसे होता है, मैं आपको बताता हूँ कि एल्वुलाई आर प्राइमरी साइट ऑफ गैसेस एक्सचेंज, मतलब कि एल्वुलाई एक प्राइमरी साइट है गैसेस एक्सचेंज की। ठीक है, गैसेस O2 और CO2 जो आर एक्सचेंज बाय सिंपल डिफ्यूजन, सिंपल डिफ्यूजन से एक्सचेंज होती है गैसेस। रेट ऑफ डिफ्यूजन डिपेंड अपॉन, रेट ऑफ डिफ्यूजन जो होगी इसमें रेट होती है जो कि डिपेंड करती है पार्शियल प्रेशर पर, कंट्रैक्शन ऑफ ग्रेडियंट, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पे भी डिपेंड करती है, सॉल्युबिलिटी पे भी डिपेंड करती है, थिकनेस ऑफ डिफ्यूजन मेम्ब्रेन पे भी डिपेंड करती है। सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2 जो होता है, सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2 20 to 25 टाइम्स हायर देन O2 होता है। ठीक है, अब उसके बाद अपन बताए कि एल्वुलाई के अंदर कैसे आती है एयर, कैसे जाती है, यहाँ से आती है एयर। ठीक है, और एल्वुलाई और इसके बीच में प्लूरल मेम्ब्रेन्स के बीच में जो भी लेन देन होता है उसके बारे में आपसे बात करना चाहूंगा। एल्वुलाई जो होता है उसमें सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम एल्वुलाई वन साइड थिक होता है। ठीक है, इसमें ब्लड कैपिलरी ये होती है, RBCs होती है इसके अंदर, और एंडोथेलियम ब्लड कैपिलरी भी होता है, बेसमेंट मेम्ब्रेन्स भी होती है। ये जो डिफ्यूजन होता है ना, डिफ्यूजन मेम्ब्रेन जो कि 3 लेयर का बना होता है। ठीक है, स्क्वामस एपिथेलियम ऑफ एल्वुलाई और एंडोथेलियम ऑफ एल्वुलर कैपिलरीज और बेसमेंट मेम्ब्रेन, जो कि थिकनेस होती है वो लेस देन 1 mm होती है। ठीक है, और जैसे कि बता दूंगी अपनी रेस्पिरेशन के अंदर 3 चीज का रोल, बड़ा रोल है, ध्यान रखना है चीज, एल्वुलाई, हार्ट और लंग्स। देखो मैं बोलता हूँ बॉडी टिश्यूज भी काम आ जाती है। ठीक है, अब जैसे कि मेरी लंग्स तो है ही है, उसके बाद ये तो हार्ट है ही है, और टिश्यूज भी काम आती है। ठीक है, अब जैसे कि बोलो कि इंस्पायर हुई एयर इंस्पायर हुई, एयर इंस्पायर होने के बाद में अपन देखेंगे कि अंदर एल्वुलाई के अंदर का है 104 mmHg, 104 mmHg अंदर का प्रेशर है। ठीक है, O2 का, फिर वो O2 गई, O2 जाने के बाद में वो हार्ट पे गई। O2 को लेके कौन जा रहा है एल्वुलाई से, अब नीट में क्वेश्चन आ जाता है कि एल्वुलाई से O2 को हार्ट तक लेके कौन जा रहा है, पल्मोनरी वेन। वेन सुनते हैं अपन गंदा सोचते हैं, कुछ भी सोचते हैं, लेकिन नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। पल्मोनरी वेन जो होती है ना, पल्मोनरी वेन
लंग्स से हार्ट में लेके जाती है O2 को, फिर हार्ट से जो भी 95 mm ऑफ Hg जो ब्लड होता है, वो O2 कंसंट्रेशन ब्लड होता है, वो कि सिस्टमेटिक आर्टरी के थ्रू टिश्यू में जाता है, टिश्यू में लेन देन होता है, टिश्यू से CO2 लेते हैं, CO2 लेने के बाद में वो CO2 सिस्टमेटिक वेन के थ्रू जाता है हार्ट में, फिर हार्ट से जो भी CO2 होता है वो पल्मोनरी आर्टरी में जाता है, फिर वो लंग्स के अंदर थ्रू फिर बाहर निकल जाता है। अब देखोगे कि यार ये कैसे जा रहा है, कैसे फ्लो हो रहा है भाई, प्रेशर ग्रेडियंट नाम की कोई चीज होती है। प्रेशर ग्रेडियंट कैसे निकालते हैं, जैसे कि देखे अपन की O2 और CO2 एटमॉस्फेयर में 159 है और CO2 0.3 है ना। एटमॉस्फेयर में एल्वोलाई, जैसे कि एटमॉस्फेयर से अंदर आई तो कम होती जाएगी एल्वोलाई। अब डीऑक्सीडेटेड ब्लड है, डीऑक्सी मतलब कि O2 बेसिक कम होनी चाहिए यार, तो 40 है, और ऑक्सी है तो मतलब ज्यादा होनी चाहिए तो 95 है। और टिश्यू के अंदर आप जानते हैं कि O2 कम ही रहता है, CO2 ज्यादा रहता है। CO2 जैसे कि एटमॉस्फेयर में 0.3% है ना। अब उसके बाद में जो CO2 जो एल्वोलाई के अंदर होगी तो कुछ ना कुछ तो होगी, लेकिन इतनी तो नहीं होगी जितनी O2 है, ठीक है। फिर डीऑक्सी बात आ गई, डीऑक्सी मतलब पहली सीधी बात है यार, O2 ज्यादा, CO2 ज्यादा ही होता है, ठीक है। डीऑक्सी मतलब CO2 मतलब CO2 मतलब CO2 डीऑक्सी, ठीक है। और ऑक्सी मतलब कि 40, ऑक्सी CO2 मतलब यार, अब देखो नहीं, ऑक्सी है और CO2 है तो पहले 40 हो जाएगा, ठीक है। अब टिश्यू जो है 45 होता है, क्योंकि टिश्यू में अंदर CO2 ज्यादा होता है, ठीक है। अब ट्रांसपोर्ट कैसे करते हैं अपन गैसेस का, ट्रांसफर ऑफ O2 कैसे होता है, जबकि 90% ऑक्सी हीमोग्लोबिन HbO2 RBC के अंदर होता है और 3% डिजोल्व प्लाज्मा में होता है, ठीक है। हीमोग्लोबिन का O2 का ट्रांसफर 3% प्लाज्मा से, 97% ऑक्सी हीमोग्लोबिन से होता है। एक हीमोग्लोबिन जो होता है, उसके हीमोग्लोबिन के पिगमेंट के अंदर 4 O2 प्रेजेंट होते हैं। 4 O2 हीमोग्लोबिन कैन कैरी 4 O2 बाइंड विद HB हीमोग्लोबिन इन रिवर्सिबल मैनर टू फॉर्म HbO2। ये O2 हट भी जाते हैं, लग भी जाते हैं, ये O2 हट भी जाते हैं और लग भी जाते हैं। अब जैसे कि आपको कुछ बताऊं कि मैं, मतलब है ना, एक कर्व है अपने बोर ने दिया था, एनसीईआरटी में लिख रहा है कि O2 पे डिपेंड कैसे करते हैं ये पीएच, मतलब डिफ्यूजन वगैरह में कैसे डिपेंड करते हैं। तो आपको बता दूं कि मैं राइट शिफ्ट एक चैनल है, राइट शिफ्ट एक ग्राफ है, ठीक है। अब राइट शिफ्ट और लेफ्ट शिफ्ट दो चीज शिफ्ट होती है। राइट शिफ्ट मतलब कि कोई ग्राफ है, कोई ग्राफ के अंदर एक CO2 कंसंट्रेशन है और एक O2 कंसंट्रेशन है, ठीक है। और जैसे कि राइट शिफ्ट करते हैं, राइट शिफ्ट मतलब कि नीचे की साइड घुमाते हैं, नीचे की साइड घुमाने से राइट शिफ्ट जो ग्राफ को नीचे की साइड घुमाते हैं ना, तो क्या होने लगता है कि जैसे नीचे किया अपन ने राइट शिफ्ट की तो O2 कम होने लगता है और pH कम होने लगता है, बाकी सारी चीज ज्यादा होने लग जाती है। और लेफ्ट साइड में O2 ज्यादा और pH ज्यादा। ध्यान रखना, O2 और pH का रोल एक साथ है, क्योंकि O2 जैसे ही बढ़ता है तो H प्लस कम होता है, H प्लस कम होने से pH बढ़ जाता है। तो आपको आपने पढ़ाई होगा कि आपको ये बताई होगा कि जैसे ही राइट शिफ्ट होता है, टिश्यू अनफेवरेबल कंडीशन में आ जाती है, O2 को डिसोशिएट करने लगती है, O2 और pH कम होने लगते हैं, CO2 H प्लस और टेम्परेचर बढ़ने लगता है, ठीक है। जैसे ही लेफ्ट शिफ्ट होता है, लेफ्ट शिफ्ट में एल्वोलाई फेवरेबल कंडीशन में आ जाती है, HbO2 फॉर्मेशन हो जाता है, PO2 और pH बढ़ने लग जाती है और PCO2 और H प्लस टेम्परेचर कम होने लग जाते हैं। सो आगे आपको बताया कि CO2 का भी ट्रांसफर होता है। CO2 का ट्रांसफर कैसे होता है, CO2 का ट्रांसफर होने के लिए आपको मैं बता दूं, एक मिनट, हाँ, CO2 का ट्रांसफर होने के लिए आपको मैं बता दूं कि हाँ आप सही है ना। CO2 का ट्रांसफर होने के लिए मैं बता दूं कि 20 से 25% कार्बामिनो हीमोग्लोबिन से CO2 का ट्रांसफर होता है, 70% बाइकार्बोनेट आयन से होता है और 7% डिसॉल्व प्लाज्मा से होता है, ठीक है। अब ये जो होता है लोडिंग ऑफ CO2 नियर टिश्यू किस नियर ज्यादा होता है, फ्रॉम टिश्यू टू RBC। अनलोडिंग ऑफ CO2 मतलब कि नियर एल्वोलाई, फ्रॉम RBC टू एल्वोलाई। ध्यान रखना, ये अपने एनसीईआरटी में दिया गया है कि जब CO2 और पानी मिलता है तो कार्बोनिक एनहाइड्रेस के थ्रू कार्बोनिक एसिड बना देता है, फिर कार्बोनिक एनहाइड्रेस उसको बाइकार्बोनेट में चेंज कर देता है। ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसे ध्यान रखना। कार्बोनिक एनहाइड्रेस क्या होता है, प्रेजेंट इन बोथ RBC एंड प्लाज्मा। RBC में ज्यादा होता है, प्लाज्मा में बहुत नाम मात्र होता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में अंदर अपन बता दे कि एवरी ml 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड डिलीवर 5 ml टू टिश्यू, 5 ml OT टू टिश्यू और 100 ml
ऑक्सीजनेटेड ब्लड डिलीवर करता है 4 ml ऑफ CO2 टू एल्वोलाई। ध्यान रखना ये चीज, 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड 5 ml O2 को ट्रांसफर, टिश्यू को 5 ml O2 ट्रांसफर करता है, टिश्यू को 15 ml CO2 करता है, ठीक है। और एवरी 100 ml डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड डिलीवर 4 ml ऑफ CO2 टू एल्वोलाई। ध्यान रखना ये चीज। रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन कैसे कहते हैं? रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन में कुछ नहीं होता, जैसे कि अपनी ब्रेन जो कि होता है, नर्वस सिस्टम होता है, वो रेगुलेट करता है और कंट्रोल करता है, रेगुलेशन करता है, ठीक है। रोल ऑफ ऑक्सीजन इन रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेटरी रिदम इज क्वाइट इनसिग्निफिकेंट। रोल ऑफ ऑक्सीजन इन रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेटरी रिदम इज क्वाइट इनसिग्निफिकेंट। ध्यान रखना ये चीज। नर्वस रेगुलेशन में मेडुला रीजन और पोन्स रीजन दो काम आते हैं। मेडुला रीजन को कहते हैं रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, जिसकी रेस्पॉन्सिबल फॉर रेस्पिरेशन रेगुलेशन, रेस्पिरेशन और रेगुलेशन के लिए काम आता है। पोन्स जो कि न्यूमोटैक्सिक सेंटर होता है, मॉडरेट द फंक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी रिदमिक सेंटर में काम आता है। इंस्पायरेशन ड्यूरेशन कम करने के लिए भी रेस्पॉन्स का काम करते हैं और रेस्पिरेटरी रेट को बढ़ाने के लिए भी पोन्स का काम आता है। केमिकल रेगुलेशन कैसे कहते हैं? कीमोसेंसिटिव एरिया जो कि नियर आर रेस्पिरेटरी रिदमिक सेंटर में होता है, हाईली सेंसिटिव टू CO2 एंड H+ में होता है। अब CO2 और H+ बढ़ने लगता है सिग्नल में, तो आउटिक आर्क और कैरोटिक आर्टरी से सिग्नल पहुंचता है रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर की तरफ टू एलिमिनेट दी सब्सटेंसेज। ध्यान रखना है चीज, CO2 और H+ के बारे में कभी भी बात आए तो कीमोसेंसिटिव एरिया में नियर आ रहा रेस्पिरेटरी रिदमिक सेंटर में काम आता है, ठीक है। इसमें ये कहाँ पर पाया जाता है? आउटिक आर्क और कैरोटिड आर्टरी, जो कि सिग्नल देता है RRC को। ध्यान रखना, टू एलिमिनेट दी सब्सटेंसेज। आगे की अपन देखें कि रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर भी चेक कर लेते हैं। रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर के अंदर क्या आता है? अस्थमा, एनसीईआरटी में अस्थमा दिया है, जो कि एलर्जिक रिस्पॉन्स में आता है। डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग होता है, वीजिंग ड्यू टू इन्फ्लेमेशन इन ब्रोंकस होता है। एम्फाइसीमिया ट्रीटमेंट में अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन जो कि काम आता है। एम्फाइसीमिया जो कि डिजीज होती है, क्रोनिक डिसऑर्डर होती है, सिगरेट से फैलती है और एल्वोलाई वाल डैमेज होती है, रेस्पिरेटरी सरफेस को कम कर देती है। देखो जैसे गल पूरा खराब हो रखा है। अस्थमा वाले पेशेंट को पंपिंग चाहिए, पंपिंग जरूरी है। पंपिंग नहीं है तो अपने पास रखिए, घर में रखिए पंपिंग। सो आप कभी भी ऐसी कोई दिक्कत आए तो अपने नज़दीक हॉस्पिटल में जरूर दिखाएं। और साथ में ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर होता है, जो कि अपनी फैक्ट्रीज में काम करते हैं लोग बाग, जो कि मास्क का यूज़ करते हैं। मास्क का यूज़ कभी करते हैं कभी नहीं करते। एक्सपोजर टू डस्ट पार्टिकल्स, सिलिका, सिलिकोसिस, लंग्स फेब्रोसिस कहते हैं। इन्फ्लेमेशन ऑफ फेब्रोसिस टिश्यू दैट लीड टू लंग्स डैमेज, लंग्स को डैमेज कर देता है बिल्कुल ही। सो थैंक यू, आपने ये वीडियो देखी। मेरी 23 मिनट में मैंने पूरा एनसीईआरटी कवर कर दिया है, और 23 मिनट के अंदर आपको कुछ भी समझ नहीं आया हो मुझे तुरंत बताइए, क्योंकि मैंने हर चीज एनसीईआरटी की कवर कर चुका हूं। आपको यदि ये नोट्स की PDF चाहिए तो मुझे बता देना, मैं बता दूंगा कि आपको कहां से लेनी है। खासकर मेल पर मेल कर सकते हो, बाकी मेरे इंस्टाग्राम पर जाकर वहां से कांटेक्ट नंबर लेकर वहां पर फॉलो कर वहां पर मिल सकता हूं मैं आपको। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए बाय, राम राम।